नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डी.के. सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहूंगी जो नितिन पटेल ने भेजा है। वो ये जानना चाहते हैं, पिछले हफ्ते बीजेपी से दो बहुत बड़ी राजनीतिक खबरें आई। मेरा पहला सवाल, वो कहते हैं, बीजेपी का तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव जीतना क्या केरल में बीजेपी का 1987 वाला अहमदाबाद म्यूनिसिपल मूवमेंट है? नहीं, इतना बड़ा उसको मैं नहीं देख रहा हूँ। देखिए, बड़ा अचीवमेंट है, पहली बार आप उसको पूरा जीते हैं जी। लेकिन उसको अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो ओवरऑल लोकल बॉडी पोल्स जो आप केरला में देखिए, जैसे आपका 2021 में 2021 असेंबली इलेक्शन में इनको बीजेपी को आए थे करीब 12.4% वोट्स, जो कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में 15.6% हो गए। मतलब 3 परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस हुआ। इस लोकल बॉडी पोल्स में करीब 16% आए हैं। तो लोकसभा और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है उसमें। तो 16% अच्छा है, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन जो बीजेपी में है, एक्सपेक्टेशन क्या थे कि इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अगर देखें उस तरह से, तो अभी लोकल बॉडी पोल्स को देखें, तिरुवनंतपुरम में अगर 101 वार्ड्स हैं जिसमें 100 के लिए चुनाव हुआ, एक में नहीं हुआ था। 100 में बीजेपी 50 जीती। तो इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि 50 जीती तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लेकिन 2020 के लोकल बॉडी पोल्स में यही तिरुवनंतपुरम में 35 आए हुए थे बीजेपी को। 2015 में भी 35 थे। 35 से अब 50 सीट्स तक आए हैं। वो उस समय, जबकि देखिए तिरुवनंतपुरम में बीजेपी वैसे ही काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में हम देखा, राजीव चंद्रशेखर केवल 16,000 वोट से हारे शशि थरूर से। शशि थरूर को करीब 3.58 लाख वोट्स मिले थे और राजीव चंद्रशेखर को 3.42। तो ऑलरेडी वो दिखाता है आपको बीजेपी कितनी स्ट्रांग है तिरुवनंतपुरम में। और ऐसे माहौल में जब शशि थरूर को जिस तरह से उनकी हालत है कांग्रेस में, लगातार कांग्रेस से पुशबैक हो रहा है, एकदम आइसोलेटेड है कांग्रेस में वो, तो मैसेज जो नीचे गया है, नीचे तक जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, कार्डर हैं, कि शशि थरूर आइसोलेटेड है पार्टी में, और जो उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग में नहीं की इस बार। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखना चाहिए कि एक तो आप ऑलरेडी स्ट्रांग है तिरुवनंतपुरम में, दूसरा जो वहाँ के एमपी हैं, जो वहाँ के फेस है कांग्रेस के, वो भी आइसोलेटेड है। नीचे कार्डर सपोर्टर्स में जो मैसेज गया, उसके बाद भी 35 से 50 होना अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन बीजेपी में बीजेपी की लीडरशिप यहाँ जैसे भी ट्वीट करें कि बहुत बहुत कुछ हो गया और कॉन्ग्रेचुलेटरी हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा डिसअपॉइंटेड होंगे कि और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए था। बिकॉज ओवरऑल बाकी भी आप देखेंगे, देखिए त्रिशूर कॉर्पोरेशन, जैसे त्रिशूर पहली बार हिस्ट्री में कोई लोकसभा इलेक्शन जीती थी केरला में बीजेपी। सुरेश गोपी जो है वहाँ पे, उनको आपने यूनियन मिनिस्टर बनाया। त्रिशूर कॉर्पोरेशन में क्या हुआ है कि पहले बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन में 6-6 सीट्स जीत रही थी, इस बार 6 से 8 हो गए। तो आपका सिटिंग एमपी है, आपने मिनिस्टर बनाया हुआ है, और वहाँ पर 6 से 8 हो रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपका सीट। तो इंडिफरेंट 2 म्यूनिसपैलिटी। अच्छा, त्रिशूर की और बात करें तो त्रिशूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप कोई भी ग्राम पंचायत तक नहीं जीत पाए हैं। आप ओवरऑल देखें, बीजेपी के पास 2 म्यूनिसपैलिटीज थे, इस बार भी 2 है, जिसमें एक तो पलक्कड़ इन्होंने रिटेन किया, मतलब 3rd कंसेक्यूटिव टाइम इन्होंने जीता है। एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक दूसरी म्यूनिसपैलिटी जीते, तो ये दूसरा जो होल्ड किया हुआ था वो उसमें हारे वो। तो प्लस आप देखेंगे वो बेल्ट जो जिसमें क्रिश्चियंस जो काफ़ी आउटरीच चल रहा था बीजेपी का, उस बेल्ट में आप जाएंगे जहाँ पे क्रिश्चियंस काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर्स में हैं, वहाँ पे भी ऐसा कुछ बीजेपी का दिखा नहीं। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो एलडीएफ का पूरा डोमिनेशन था, तो बीजेपी 35 से 50 तो आई, लेकिन कांग्रेस का भी देखिए, यूडीएफ का उनका 10 सीट था, 10 से 19 वो भी चले गए, और बाकी तो यूडीएफ ने स्वीप कर ही लिया। तो बीजेपी के लिए एनकरेजिंग है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट होना चाहिए, मतलब जितना इन्होंने पुश किया है इतने कुछ सालों से, वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है रिजल्ट पे। नितिन जी का दूसरा एक प्रश्न है जो हमारे एक और व्यूअर ने पूछा है, तो मैं दोनों को साथ लेना चाहूंगी। वो ये पूछते हैं कि नितिन नबीन को
वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना, क्या यह दर्शाता है कि मोदी शाह के बाद पार्टी की बाकी पूरी जो एक तरह से हायरार्की थी वो खत्म हो चुकी है और अब कोई भी नेता किसी भी राज्य या संगठनात्मक स्तर से सीधे शीर्ष तक पहुंच सकता है? और इसके साथ ही मैं जोड़ूंगी भारत दैट इज इंडिया का प्रश्न। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आखिरकार अब नए अध्यक्ष के चयन की तरफ बढ़ी है, लेकिन टीवी मीडिया में वो कहते हैं ऐसा चलाया जा रहा है कि मानो नितिन नवीन कोई अमृत हों जिन्हें समुद्र मंथन से निकाला गया है। वो बोलते हैं कि अच्छे अध्यक्ष वो साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें एक स्वतंत्र अध्यक्ष की तरह काम करने के लिए चुना गया है या सिर्फ आदेश पालन के लिए? अगर इसी तरह की काबिलियत वाला और उतना ही अनजान नाम का अध्यक्ष अगर कांग्रेस ने चुना होता तो जो प्रतिक्रिया आती, क्या वह इस चयन की सच्चाई नहीं है? देखिए, पहली बात तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे हुआ। और अगला मेरा जो पॉलिटिकली करेक्ट एपिसोड होगा मैं शायद इसी पे बोलूँगा, मैं उस पर लिखूँगा भी और उस पर जी। मैं अपना वो अगला एपिसोड का वीडियो भी मेरा इसी पे होगा। तो शायद मैं उस समय तक, मेरे ख्याल से मुझे लगता है मैं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस चीज़ को बोल पाऊँगा। फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि बीजेपी का ये प्रोसेस जो है ना, ये कुछ नया ऐसा, देखिए बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग एचआर पॉलिसी रहा है, नए नए टैलेंट को बाहर लाना। आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब जनसंघ के पहले प्रेसिडेंट बने पहली बार 68 में, वो केवल 44 ईयर्स ओल्ड थे। आडवाणी जब बने उनके बाद जनसंघ के अध्यक्ष तो केवल 46 के थे वो। इसके पहले भी देखा अपने अमित शाह 49 में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने। तो ये 45 इयर्स के हैं, तो एक यंग लोगों को थोड़ा आप प्रमोट करना बीजेपी में। इसी कारण देखिए टैलेंट पूल जो उनका होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, डीप होता है, और जिसके कारण आप जितने चेंजेज होते रहते हैं, इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है काफ़ी निम्बल फुटेड होते हैं वो, क्योंकि रिएक्शन का नए नए आप नई एनर्जी आती है, नए आइडियाज आएंगे जब आप फ्रेश लोगों को ऊपर जाते लाते चले जाते हैं। तो जब एज की जहाँ तक बात है तो उसमें फिर एक उसी का एक कंटिन्यूटी है, कोई ऐसा डिपार्चर नहीं हुआ है उससे। यंग लोगों को आगे बढ़ाने का बीजेपी में रहा है। आप चीफ मिनिस्टर लेवल पे देखें, अभी आप नेशनल प्रेसिडेंट पे देख रहे हैं, ये रहा है बीजेपी का एक ट्रेडिशन। इनके केस में क्या क्या फैक्टर काम किया, क्या नहीं किया, कैसे डिसीजन मेकिंग हुआ, जैसे मैंने कहा कि अभी तक तो मैं इस पर काम कर ही रहा हूँ। शायद मैं ट्यूसडे को जब मेरा पॉलिटिकली करेक्ट एपिसोड करूँगा मैं इस पे, तब शायद इससे मैं कुछ ज़्यादा बोल पाऊँगा। जी, तो ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आप बता पाएंगे। गौतम सिंह का प्रश्न लेना चाहूँगी। वो जानना चाहते हैं, वो कहते हैं, मुझे याद है कि कुछ समय पहले आपने एक वीडियो किया था जिसमें बताया गया था कि ONOE वन नेशन वन इलेक्शन पर एक पुराने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे होने वाली बचत बहुत अधिक नहीं है। अब गीता गोपीनाथ को ONOE पर विशेषज्ञ राय के लिए बुलाया गया है, तो क्या यह केवल लागत बचत के पहलू पर विचार करने के लिए है या कुछ और भी है? और आपको क्या लगता है कि सरकार जो ONOE के लिए किसी समय सीमा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, मेरा पुराना जो इस बात कर रहे हैं, जो पिछली बार मैंने कहा था, वो जी। करीब 1 साल पहले हुआ था वो। मैंने करीब उसमें 4-5 चीज़ें बेसिकली कही थी वन नेशन वन इलेक्शन पे। पहली बात थी कि आप इतना कमिटेड हैं क्या? मैंने उस पे ये क्वेश्चन किया था, क्योंकि अब फिर पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ों को पास करना पड़ेगा, मेजॉरिटी होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर आइडिया ये है कि इससे बचत करनी है, तो आप वेट क्यों कर रहे हैं कि लोकसभा के साथ ही हम असेंबली इलेक्शन करेंगे? बाकी असेंबली इलेक्शंस को तो भी साथ साथ कर सकते हैं। अगर उस आइडिया के पीछे जाए तो, जैसे उस समय मैंने बात की थी, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र, फिर आप अलग अलग इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? एक साथ करवा लीजिए। या अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देखिए बाकी पार्टीज तो नहीं मानेगी कि आप असेंबली डिसॉल्व कर लो और इलेक्शन साथ साथ कर लो, लेकिन जहां आप हैं शासन में वहाँ आप तो कर ही सकते थे। आपने अभी बिहार के साथ असम को करवा लेना था, असेंबली पहले डिसॉल्व करवा के और आप एडवांस कर लेते। अभी जब अगले राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शन में जा रहे हैं तो 2027 में जो अर्ली 2027 में जो होगा, अभी अप्रैल मई में अगले साल इलेक्शन है, 2027 का आप देखें अगर असेंबली इलेक्शंस का डेट सब, तो आपकी यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया। तो जो अर्ली 2027 में जाना है, आप चाहें तो आप डिसॉल्व करके आप इसके साथ कर लीजिए, असम के साथ सारा, जिससे कि आप प्रेसिडेंट सेट करेंगे, अपोजिशन पे भी प्रेशर पड़ेगा। तो उतना लंबा वेट क्यों करना? प्लस आपने बोला था कि ये रोल आउट जो अभी जो प्रपोज्ड है, जो कोविन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार, वो है 2034 से साइमल्टेनियस होगा। इतना लंबा क्यों रखना?
आप अभी से प्रोसेस धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। मैं दूसरा एक पॉइंट वो था जो नीति आयोग रिपोर्ट की बात करें, वो मैंने खर्चे की बात की थी कि मेजर आर्ग्यूमेंट क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में, वन नेशन वन इलेक्शन में काफ़ी खर्चा बचेगा। लेकिन अभी अभी तक हमें एग्जैक्टली ब्रेकअप सरकार की तरफ से कहीं से नहीं आ रहा है कि कितना खर्चा बचेगा। तो रिपोर्ट जो मैंने किया था उसमें मैंने कोट किया था, इलेक्शन कमीशन ने कुछ फिगर्स को कोट कर रही थी, कोविंद कमेटी रिपोर्ट। उसमें था कि एक रिपोर्ट में साइमल्टेनियस इलेक्शन में करीब 4500 करोड़ का खर्चा आएगा। तो फिर मैं खोजता रहेगा 45 का तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में आएगा, अभी कितना होता है अगर सबको मिलाया जाए, तो वो नहीं मिला। फिर मुझे एक नीति आयोग का स्टडी पेपर देखा था, विवेक डेब्रॉय और उनका एक स्टडी पेपर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 में करीब 3870 करोड़ का खर्च आया था लोकसभा इलेक्शन में, केवल लोकसभा में। तो अगर लोकसभा में केवल 3870 का आया था और अब आप कह रहे हैं 4500 करोड़ का आएगा, तो क्या अंतर हुआ? करीब 700-800 करोड़ का अंतर हो पड़ा। फिर तो ये इतना बड़ा अंतर है क्या? हाँ, ऑफकोर्स 2014 और इलेक्शन कमीशन का जो मैं कोट कर रहा हूँ उसमें कुछ साल हो गए बीच में, लेकिन एग्जैक्टली कितना डिफरेंस पड़ेगा वो तो आपको स्टडी करके आप बताएं। वो अभी तक नहीं आया है। तो किस बेसिस पे बेसिकली हम आर्ग्यू कर रहे हैं, अगर खर्च का हिसाब है तो, कि इतना पैसा हमारा बचेगा? अब ये गीता गोपीनाथ की बात करें, जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं। अब इन्होंने जो अभी जेपीसी में इन्होंने जो अपना डिपोजिशन दिया है, मतलब इस पे जो प्रेजेंटेशन दिया है, उनका आर्ग्यूमेंट दूसरे तरह का। वो ये नहीं कि इतना खर्चा बचेगा, वो कह रही हैं कि जो उन्होंने कहा उसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इलेक्शन के समय काफ़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है। आपका खर्च जो है, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करना बंद कर देते हो, आपका प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। और उसमें उन्होंने जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, इलेक्शन के पहले जो है ना, प्राइवेट इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं अगली बार कौन आएगा, कैसी पॉलिसी होगी। तो अगर ऐसा होगा तो, और इसके कारण उनका जो अनुमान है, उन्होंने जो कहा कमेटी को, कि करीब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करीब 5% इलेक्शन ईयर में कम हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से ये उन्होंने जो गीता गोपीनाथ करी है, वो इसे ही जैसे हमारे फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन जो थे एनके सिंह, उन्होंने वो कहते आ रहे हैं, कोविंद कमेटी वाले भी रिपोर्ट में इंडिकेट किया, उनका ये कहना है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो जीडीपी में 1.5% ज़्यादा ग्रोथ होगा। बिकॉज यही सारे फैक्टर्स उन्होंने सारे काउंट किए हैं, जो कि उस हिसाब से देखें तो बात सही है। लेकिन फिर आप जाए गीता गोपीनाथ के दूसरे आर्ग्यूमेंट पे। अब जैसे वो कह रही है कि साइमल्टेनियसली कई स्टेट्स का तो होता ही है ना अभी भी, जैसे उड़ीसा लोकसभा के साथ उड़ीसा का, सिक्किम का, आंध्रा का। तो ये जो 3-4 स्टेट जाते हैं, उसको ब्रेकअप करके स्टडी तो कीजिए कितना फर्क पड़ रहा है उसमें से। फिर उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का एक रूलिंग था 5-6 महीना पहले। उसमें कोर्ट का था कि जैसे इंडोनेशिया में सारा साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं, उसको 5 बैलेट बॉक्स कहते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंस होता है, मतलब नेशनल से लेकर प्रोविंशियल, लोकल, ये सब का मिला के 5 बैलेट बॉक्स टाइप का वहाँ पे इलेक्शन हुआ, जो 2024 में हुआ। अब इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने उसको सेग्रीगेट कर दिया। उनका रूलिंग आया था करीब 5-6 महीना पहले कि अब 29 से लेके आप अलग अलग करोगे, साइमल्टेनियस नहीं करोगे। तो उन्होंने जो सुझाव दिया है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की रूलिंग में है कि 29 में आप सारे नेशनल कर लो और उसके 2.5 साल बाद आप बाकी प्रोविंशियल और लोकल कर लो। उसमें मतलब 2 फेज में कर लो, एक साथ मत करो। तो गीता गोपीनाथ ने उसको भी, जो रिपोर्ट हुई है, मतलब जो एमपीज कर रहे हैं कि देखिए रिपोर्ट जेपीसी का तो किसने क्या कहा वो बाहर आता नहीं है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब एमपी जो जनरली कहते हैं कि इस लाइन पे बातें हुई, तो ये भी करिए कि अब ये भी जरा चेक कर लीजिए कितना बचता है। घूम फिर के बात वही आ जाती है। अच्छा, 700-800 करोड़ का तो डिफरेंस हमने कहा। उसमें एक चीज़ और मैंने पिछली बार उसको मैंने पूरा स्टडी करके कहा था कि अब जैसे इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट में है कि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो एडिशनल आपका ईवीएम और पेपर ट्रेल वाला जो होता है, ये एडिशनल लगेगा करीब 9300 करोड़ का खर्चा। अच्छा, ईवीएम 15 साल का लाइफ है उसका, मतलब 3 इलेक्शन चलेंगे, तो अगर 3 से आप डिवाइड कर दिए 9300 करोड़, तो 3100 करोड़ तो आपको एक्स्ट्रा वैसे ही लग रहा है। तो वो भी गीता गोपीनाथ में यही आर्गुमेंट कि एग्जैक्टली क्या क्या लॉजिस्टिकल कितने इश्यूज होंगे उसमें, मैन पावर आपको कितना लगाना पड़ेगा, क्या सेविंग्स है नहीं है, इसको आपको स्टडी करने की जरूरत है।
और फिर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप जरा देख लीजिए इंडोनेशियन कोर्ट की रूलिंग को भी। खैर ये बातें दूसरी है, मतलब चलिए इस पे तो हो सकता है, मतलब इसे डिबेट कर सकें कि लार्जर इकोनॉमी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बेटर होगा, वो सही बात है। अभी जैसे खास करके अब देख रहे हैं कि 10,000 ले लो, अब 10,000 अगर बिहार में दिया तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अच्छा अगले इलेक्शन में 40,000 हम देंगे महिलाओं को यूपी में। तो ये जो एक डिबेट जिस तरह से जा रहा है, इससे बेहतर है कि आप एक बार इलेक्शन कर लीजिए, ये सब कम से कम खत्म तो होगा, और इकोनॉमी के लिए बेटर है, ये भी है। लेकिन उसमें मेरी पर्सनल राय जो थी वो ये थी कि आप ये मनी के बारे में केवल नहीं है, ये वोटर के राइट के भी बारे में है कि एक बार आपने 5 साल के लिए चुन लिया, सपोज किसी एक पार्टी ने स्वीप कर लिया, तो आपका जो एक अधिकार होता है कि बार बार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि सरकार को, कि साल भर बाद आपको मौका मिलता है। मतलब इवन अब तो आजकल तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी इतना हॉटली कंटेस्टेड किया जाता है नेशनल पार्टी के द्वारा कि हर एक इलेक्शन उनको मैटर करता है। तो आपने अगर एक बार दे दिया नेशनल स्टेट सारे में, तो फिर आपके राइट क्या कि दोबारा अगले 5 साल तक आप अपना, अगर आप खुश नहीं हैं अपनी सरकार से, तो आप शो नहीं कर सकते उसको आप। उसमें दूसरा एक ये भी था जो कि इंडोनेशिया कोर्ट वाले में जो कोर्ट किया हुआ है कि आप जब नेशनल इलेक्शन लड़ते हैं तो मुद्दे सारे नेशनल हो जाते हैं, उसमें रीजनल डेवलपमेंट की जो बात है, हर एक स्टेट में किसका क्या होना है, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी दब जाएगी स्टेट्स में जितना कुछ आपको इश्यूज़ हैं, जो कि ठीक नहीं रहेगा। जो मैं भी मानता हूँ कि वो इश्यूज़ हैं, लेकिन मेरा लार्जर पॉइंट है कि वोटर का जो राइट होता है कि किसी सरकार ने अगर गलत स्टेप्स ले लिया तो रिमाइंड करना। अगर 2016 में जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, हंगामा हो गया कि अच्छा बैंक्स के बाहर इतने लोग खड़े हैं, इतना कुछ हो रहा है, बस 2 महीने बाद आपके फिर से यूपी में इलेक्शन था, कई स्टेट्स में इलेक्शन था, सरकार को जंप करना पड़ा, मतलब उसको ये करने के लिए कि इसका इम्पैक्ट उधर पड़ेगा। फिर वही पिछले पीस में मैं वही कह रहा था कि जैसे फिर आपका जीएसटी रोल आउट हुआ, काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थे, सरकार को जंप करना पड़ा कि उसके बाद से फिर से आपके हिमाचल में और गुजरात में इलेक्शन थे। तो ये जो वोटर को एक राइट जो है कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करते रहने का कि नहीं ये हम लाइक नहीं करते हैं, यू विल हैव टू चेंज, ये वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन जो आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन में, वो एकदम गलत, उनका एक अप्रोच ही अलग है। उनको लगता है कि अरे बीजेपी है तो सपोज नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी से वो सारा का सारे इलेक्शन जीत जाएंगे। मेन डर उनका वो है, इन पॉइंट्स पे उनका डर नहीं है, उनका है कि नरेंद्र मोदी है तो सारे इलेक्शन जीत जाएंगे। अरे भाई 2034 तक, अब 34 में अब लोग जो भी के, आप तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन लीड करेंगे उस समय तक, 34 तक तो शायद ना हो, तो तब तक पॉलिटिक्स भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कोई अपोजिशन पार्टी भी इतनी बड़ी हो जाएगी सारा का सारा स्वीप कर ले। बीजेपी के लिए फिर वही से प्रॉब्लम आना शुरू होगा कि अगर अपोजिशन में कोई ऐसा आ गया तो सारा अप्रोच ही हमारा डिस्कशन का एक पूरा पॉलिटिकल हो गया है। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को सोचा जाना चाहिए, लेकिन प्रॉस कॉन्स पे जिस तरह का डिबेट चाहिए वो हो नहीं रहा है, वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल अप्रोच है इसके बारे में। विनीत शर्मा का प्रश्न लेना चाहूंगी, जो मनरेगा के बारे में कहते हैं कि जो उनका नाम बदलकर जी राम जी करना, क्या आपको लगता है ये पूरी तरह से एक राजनीतिक कदम है? और क्या गांधी नाम इसलिए हटाया जा रहा है ताकि लोग गांधी को मौजूदा जो गांधी परिवार है उससे ना जोड़ें? और अब जबकि लगभग 40% मनरेगा फंड का बोझ राज्यों पर डाला जा रहा है, क्या राज्यों के पास भविष्य में इस योजना को चलाने के लिए पर्याप्त धन होगा, या फिर यह योजना भी आयुष्मान भारत की तरह हो जाएगी? देखिए, इकोनॉमिक लॉजिक में तो नहीं जाऊँगा, एमएनआरईजीए में दोनों साइड्स के अपने अपने ये हैं कि राइट्स बेस्ड आपको एम्प्लॉयमेंट प्लस जो गवर्नमेंट जो अब जो प्रपोज कर रही है पॉलिटिकल है नाम चेंज करने में, वो तो रहता ही है। मतलब आपने देखा है कि इस सरकार में मतलब कितने नाम स्कीम्स के चेंज हुए हैं। नेचुरली अभी तक एमएनआरईजीए जाना जाता है कि अच्छा ठीक है यूपी ने लाया था, यूपी ने नाम चेंज होगा तो अभी नहीं, बट कुछ सालों बाद ये किसने लाया था वो फिर एक अलग चेंज हो जाएगा इंप्रेशन। तो लेकिन उसका पॉलिटिकल पार्ट छोटा सा है, लार्जर एक इकोनॉमिक पार्ट है कि इतना खर्च कर रही है। अब इसमें लॉजिक ये है कि राइट्स बेस्ड में सारी स्टेट्स जितना चाहे, बिकॉज सारे वेजेस कंपोनेंट जो होते हैं वो 100% सेंटर को देना होता था, मतलब लेबर वाला कंपोनेंट। उसके बाद आपके कंस्ट्रक्शन वाले में जो आप में उस खर्च हो रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, उसमें 25% स्टेट्स का, 75% सेंटर का। तो स्टेट्स में कोई मॉनिटरिंग नहीं, बहुत सारे घोस्ट बेनिफिशियरीज थे, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स था स्कीम में। समय था जब हम लोग बोलते थे कि उसका काम क्या है, गड्ढा खोलो गड्ढे को भर दो,
अगर यही चल रहा था। खैर बहुत सारी कुछ स्ट्रीमलाइन हुई है। ये जो अब प्रपोजल है इसमें स्टेट्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 40% देने में, अच्छा सेंटर का बहुत ज़्यादा इसमें ये होगा कि सेंटर एलोकेट करेगी किस स्टेट को कितना जाएगा, वहाँ कितना काम होगा, और एक तो उसमें सेंटर कुछ कुछ कर सकते हैं, ऊपर स्टेट्स को 40% देना। क्या स्टेट्स अभी तो चूंकि सारा फ्री में ऑलमोस्ट आ रहा है सेंटर से, एक छोटा सा 25% उस कंस्ट्रक्शन वाला कंपोनेंट निकाल दीजिए तो स्टेट्स जैसे जहाँ है वो एक पेट्रोनेज का सिस्टम नीचे तक बनता चला गया है। ज़रूरत है स्ट्रीमलाइन करने की, लेकिन ये जो बिल की बात कर रहे हैं उसमें, इसमें ये है कि सेंटर का बहुत ज़्यादा से हो जाएगा उस पर, किसको कब देंगे, तो और स्टेट्स थोड़ा ज़्यादा डिपेंड करेंगे सेंटर पे। तो उसका दूसरा भी लॉजिक है कि स्टेट्स अभी तक जो है उतना उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करे जैसे करना चाहिए था। बहुत सारे लीकेजेज हैं, इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि फ्री में पैसे आ रहे हैं सेंटर शुरू करते चले जाती है। दूसरा लॉजिक आप ये कह सकते हैं कि भाई अपोजिशन स्टेट जो अभी कह रही है कि आप उसके बाद अपोजिशन स्टेट्स को उस तरह का एलोकेट ही नहीं करोगे। ये आर्ग्यूमेंट्स पॉलिटिकल चलते हैं, पॉलिटिकल है, लेकिन इसका लार्जर पार्ट है इकोनॉमिक लॉजिक कि आपको राइट्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्लस अभी जो है सो अब एलोकेशन पहले तय हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको उसका हिस्सा मिलेगा। ये नहीं है कि जब तक लोग मांगते हैं जितना देते रहो, पैसे देते जाओ, देते चले जाओ। जैसा मैंने कहा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब्जेक्ट के लिए कि ये बोलना कि ये सही है वो सही है, उस पर मैं नहीं बोलूँगा। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, हाँ एक पार्ट है इसका। वो हमारे एक व्यूअर हैं जो अपना नाम वर्ड स्टैपमैन एडिक्ट के नाम से उन्होंने प्रश्न पूछा है। वो जानना चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सूले ने वोट चोरी वाले जो नैरेटिव है उससे दूरी बना ली है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों ने भी ऐसे व्यापक आरोप लगाने से परहेज किया है और इसके बजाय बीएलओ की मौतों और समाजवादी वोटों को काटने की कोशिशों पर वो ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्या यह मुद्दा सहयोगियों और सच कहें तो कहते हैं मतदाताओं के समर्थन की कमी के कारण अडानी मुद्दे की तरह खत्म हो जाएगा, या कांग्रेस इस पर और आक्रामक रुख अपनाएगी? रुख तो अपना ही रही। आपने अभी देखा रामलीला मैदान में जो रैली हुई, उसमें चूंकि इतनी बार डिबेट कर चुके हैं, सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पॉइंट है कि अभी देखिए पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करे। अखिलेश यादव क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन जब SIR एक्सरसाइज जब चल रहा है यूपी में, आप देखिए BLA जैसे लगाना हो, तो अगर बीजेपी ने करीब 1.59 लाख BLAs लगाए हैं, तो समाजवादी पार्टी ने 1.42 लाख BLAs लगाए हैं। तो बोलते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे वो जो SIR में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व है वहाँ पे। उससे इनका बूथ लेवल पे भी उनका बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि फोर्स कर दिया SIR ने कि बूथ पे काम करो। तो समाजवादी पार्टी वैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का देखें, करीब 49,000 कुछ BLAs हैं पूरे यूपी में। तो ये बात है ग्राउंड पे काम करने की। फाइनल जो आता है अभी, जैसे हमारे आने के ठीक कुछ देर पहले डेटा है SIR का तमिलनाडु से, गुजरात से। तो पहले तमिलनाडु में अचानक लगा, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा डिलीशन हो गए। 6.4 करोड़ उसमें वोटर्स थे, उसमें करीब 97 करोड़ कट गए, सॉरी 97 लाख कट गए हैं उसमें से। तो इसलिए तमिलनाडु में ये कैसे हो, ये नहीं कि DMK काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये भी मत भूलिए कि वहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन भी बहुत है। हो सकता है वो अपने स्टेट के लिए करे, वहाँ से हट गया हो, तो वो भी फैक्टर हो सकता है, हमको पता नहीं है। बिकॉज गुजरात में भी मेजर डिलीशंस हुए हैं इनफैक्ट। तो ये जब कह रहे हैं कि अपोजिशन रूल स्टेट्स में हो रहा है, जहाँ अपोजिशन डोमिनेंट है, अपोजिशन काटने की कोशिश हो रही है, तो इवन गुजरात में इस SIR राउंड में मेजर डिलीशंस हुए हैं। आप इसकी द प्रिंट की स्टोरी अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आप जब तक आप हमें सुन रहे होंगे, स्टोरीज आउट होंगी, उनको देखिए। तो एक समरी रिजेक्शन जो है ना, वोट चोरी वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। वो जस्टिफाई ये करता है कि अच्छा आप फेल कर गए तो समथिंग, मतलब कुछ और दूसरी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कांग्रेस का प्रॉब्लम है। दूसरी पार्टियां बहुत इफेक्टिवली जमीन पे रह के वो इंश्योर कर रही है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। जी, उनका एक प्रश्न प्रियंका गांधी से जुड़ा है। 2 प्रश्न हैं तो मैं साथ में लेना चाहूँगी। वो जानना चाहते हैं, अब जबकि प्रियंका द्वारा राहुल की जगह लेने और संभावित तख्ता पलट की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि किन नेताओं को प्रियंका के प्रति वफादार माना जाता है और किन नेताओं को राहुल के प्रति वफादार? जैसे वो बोलते हैं श्रीमती सिद्धू की टिप्पणियां और उड़ीसा कांग्रेस के नेताओं द्वारा। साथ में वो ये भी जानना चाहते हैं, अभी हाल में ही देखा कि प्रियंका गांधी का नितिन गडकरी से जो एक तरह से उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए विनम्र अनुरोध किया, वो कहते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया और आज भी वे स्पीकर चेंबर में
प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सहज दिखी। वो कहते हैं भारी भरकम, जैसे एक तरह से राहुल गांधी जो स्टेटमेंट देते हैं वो नहीं देती हैं, बचती हैं उनसे। और उन्होंने हिमाचल में भी लैंडस्लाइड्स और हाईवे के हालात पर भी अच्छे सवाल उठाए। अब आपको क्या लगता है, एक राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सांसद के रूप में उनके प्रदर्शन को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, इसका पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो मीटिंग्स की बात कर रहे हैं उसी का एक पहले भाई बहन में ऐसा कोई झगड़ा है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ है। तो वो अब कौन किससे सिंपैथेटिक है दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई फैमिली में अभी तक ऐसा कोई रिफ्ट नहीं है। ये अभी तक तो अब कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि आप कह सकते हैं। दूसरी बात, प्रियंका बेटर नजर आ रही है ब्रदर से, मतलब उनका अप्रोच अलग है, वो हमने वही पिछले एपिसोड में डिस्कस किया। प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और भी एमपीज थे, जो तस्वीरें जो अच्छा तस्वीरें नहीं, अच्छा खासा इंटरेक्शन हुआ। कि अब जैसे उसमें है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई किसी एमपी ने कह दिया कि देखिए आप मतलब काफ़ी इस बार का अपने सेशन विंटर सेशन का भी छोटा कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए एक्चुअली आप लोगों के मुझे आपके गले की परवाह थी कि आप गला खराब कर लेते हैं। तो फिर प्रियंका ने कहा कि नहीं, हम तो बोलते भी है उसमें। तो वो फिर इथियोपिया पे डिस्कस कर रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, प्रियंका गांधी ने कहा। एक सहज इंटरेक्शन जो दो पॉलिटिशियन के बीच में होना चाहिए। नितिन गडकरी के साथ भी वो देखा, वो एक हॉस्टिलिटी, वो नेगेटिविटी, वो प्रियंका गांधी में नहीं है। और बाकी चीज़ें अगर आप चाहें तो हमारे पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी डिटेल में हमारी बात हुई थी। हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्न लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाजिर होंगे अगले सप्ताह। राजनीति से जुड़े प्रश्न अगर आपके पास हैं, आप चाहते हैं उनका एक तरह से जवाब दिया जाए, तो आप हमें अपने प्रश्न ज़रूर भेजें।